पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ी थी जो थी परमाणु आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के लिए। आज की इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ मैटर। हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जिस टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर पदार्थ। जैसे पदार्थ का मैंने पहला पॉइंट लिखा है जिसमें स्वयं का भार होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है जो स्थान घेर सकता है, जिसका आयतन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूँ, मेरा कुछ न कुछ भार है, मैं कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा हूँ और मेरा कुछ ना कुछ आयतन भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पदार्थ हूँ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ: हाइड्रोजन, कार्बन, रक्त, पानी, वायु, तेल, CO2, H2SO4, NaCl। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये होता है पदार्थ। अब हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन यानी कि पदार्थ का जो है वर्गीकरण सीखेंगे। पदार्थ मैटर को दो भागों में बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अब इस शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं तत्व और एक बांटते हैं यौगिक में। किसमें? तत्व और यौगिक में। इसी तरीके से अशुद्ध पदार्थ को हम बांटते हैं मिश्रण के पार्ट में, मिश्रण, ठीक है, मिश्रण में। अब इस जो मिश्रण है, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इस तरीके से, इसी तरीके से तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है धातु, क्या? धातु, अधातु और उपधातु। तीन प्रकार के, इस तरीके से, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब हम पहला सीखेंगे शुद्ध पदार्थ का पहला पार्ट, तत्व। क्या होता है तत्व? क्या होता है? ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा डेफिनेशन से सवाल नहीं आते हैं। जितना हमारा एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तत्व क्या होता है? किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप तत्व होता है। किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व होता है। एग्जाम्पल, जैसे कुछ तत्व हमने कल ही पढ़े थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक अगला क्या लिखेंगे? यौगिक। दूसरा लिखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है जिसका, अब जिसका भी अगर हम किताब, केमिस्ट्री की किताब देखें, जिसका भी हमें सूत्र दिखे, जिसका भी हमें फॉर्मूला दिखे, वह यौगिक होता है। और जिसका भी हमें फॉर्मूला न दिखे, इसका फॉर्मूला ही नहीं है, जैसे तेल, तेल का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। रक्त, रक्त का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वो क्या है? मिश्रण है एकदम। इस अपनी वाली डेफिनेशन है, देसी भाषा वाली डेफिनेशन लिखेंगे। जिसका सूत्र होता है वह क्या होता है? यौगिक होता है। जिसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है उसे यौगिक, जिसका फॉर्मूला है वो यौगिक होते हैं, वह यौगिक होता है, ठीक है। जिसका सूत्र होता है वह यौगिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे नमक, साधारण नमक, नमक, नमक का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है सर, NaCl होता है, लवण का, ठीक है। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है भाई। क्या होता है? H2SO4, H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, CO2, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया यौगिक। अब आगे देखेंगे हम।
आगे देखेंगे हम यौगिक के लिए एक अन्य डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तत्वों के निश्चित अनुपात से प्राप्त पदार्थ, अनुपात से प्राप्त पदार्थ यौगिक होते हैं। एक डेफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, कि तत्वों के निश्चित अनुपात से प्राप्त पदार्थ यौगिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे H2O है, एग्जांपल हम ले सकते हैं H2O, ठीक है, 2:1, एक निश्चित अनुपात है। इसी तरीके से NaCl 1:1, एक निश्चित अनुपात है। तो एक यौगिक की डेफिनेशन ये भी हो सकती है। अब हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण यौगिक का उल्टा होता है। जैसे यौगिक का फॉर्मूला होता है, वैसे ही मिश्रण का, जिसका सूत्र नहीं होता है। और तत्वों के अनिश्चित अनुपात से प्राप्त पदार्थ मिश्रण होते हैं। यौगिक का उल्टा है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, क्या दूध, दूध का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं जी, हमने नहीं पढ़ा दूध का फॉर्मूला। रक्त, रक्त का भी नहीं होता। इसी तरीके से रेत, रेत तत्वों का अनिश्चित अनुपात है। जल प्लस चीनी, ऐसा नहीं है कि हम जल और चीनी, कभी हम चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कभी जल कम भी डाल सकते हैं, कभी जल भी ज़्यादा डाल सकते हैं। कोई निश्चित अनुपात नहीं है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ऐसे ही वायु, ये सब हम किसके एग्जाम्पल है? मिश्रण के, ठीक है, मिश्रण के। अब हमने पढ़ा था कि मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण। अब भाई समांगी मिश्रण क्या होता है, पहले हम समांगी मिश्रण ही देखते हैं। जो अवयव हम इसमें मिलाते हैं, मिले हुए अवयवों, मिले हुए अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में मिले हुए, या यहाँ लिख दो, मिश्रण में मिले हुए अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वायु है, या वायु से हम नाइट्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, या उसे अलग कर नहीं कर सकते। जल प्लस चीनी है, क्या हम जल को अलग कर सकते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं घोल बना के? नहीं। तो ये मिश्रण में मिले हुए अवयवों को, कोई मिश्रण है, ये कोई मिश्रण है, इसमें सारे, इसमें अवयव मिला दिए हमने, चीनी मिला दी इसमें, क्या मिला दी? चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल मिला के इसे हमने घोल दिया, ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि इसे अलग करो। भाई चीनी को अलग लाओ, जैसी चीनी थी वैसी ही लाओ, चीनी को अलग लाओ और जल को अलग लाओ। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। क्या है भाई? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी। दूसरा देखेंगे विषमांगी मिश्रण। इसमें देखेंगे, लिखेंगे मिश्रण में मिले हुए अवयवों को आसानी से, अवयवों को आसानी से अलग किया जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है, विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल, दूध में से घी, दूध में से घी, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं अणु, हेडिंग लगाना अणु की। अणु, अणु क्या होता है? लिखेंगे परमाणु से मिलकर अणु बनता है, ठीक है।
पहला पॉइंट। दूसरा लिखना, परमाणु जैसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता था, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है। एग्जाम्पल, जो यौगिक हैं, यौगिक भी अणु भी होते हैं। यौगिक के जो एग्जाम्पल वो अणु की भी एग्जाम्पल हैं। जैसे H2 एक अणु है, N2 एक अणु है, NH3 एक अणु है, O2 एक अणु है। देखिए ये क्या है, ये है दो परमाणु वाला अणु। दो, इसमें दो परमाणु है, H के दो परमाणु वाला अणु। ठीक है, ये कितने परमाणु वाला है, ये भी दो परमाणु वाला, दो परमाणु वाला अणु। इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन के तीन परमाणु, हाइड्रोजन के तीन और नाइट्रोजन का एक, यानी कि चार परमाणु वाला अणु। चार परमाणु वाला अणु। इसी तरीके से O दो परमाणु, O2 दो परमाणु वाला अणु। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। जैसे एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें कितने परमाणु हैं, चार ऑक्सीजन के, एक सल्फर का, दो हाइड्रोजन का, चार और एक पांच और दो सात, यानी कि इसमें सात परमाणु वाला अणु। इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसमें कितने, इस सात परमाणु वाले हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, दो हाइड्रोजन के परमाणु प्लस, और किस सल्फर के कितने हैं, एक सल्फर का, एक सल्फर का, और चार किसके, ऑक्सीजन के परमाणु, चार किसके, ऑक्सीजन के परमाणु। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही K2SO4 में कितने परमाणु हैं टोटल, चार ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितने, चार, सल्फर का कितना, एक, चार, चार ऑक्सीजन के, एक सल्फर का, ठीक है, और दो, दो पोटेशियम की, दो पोटेशियम की, दो पोटेशियम। मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो टोटल कितने हो गए, दो एक तीन, तीन और चार सात, सात, इसमें भी कितने हो गए, सात। ठीक है, ऐसे ही एक होता है HNO3, इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, तीन, तीन ऑक्सीजन के, मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और N, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, तो तीन एक चार एक पाँच, इस तरीके से। और CO2 में दो ऑक्सीजन के, एक कार्बन का, तो तीन टोटल, कितने, तीन, इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से SO3 में सल्फर का एक, एक सल्फर का, तीन ऑक्सीजन के परमाणु, तो कुल मिला के कितने, तीन और एक चार। केवल समझाने के लिए इस तरीके से मैंने लिखा है, समझाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे परमाणु भार, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैंने परमाणु क्रमांक Z लिख रखे हैं, उसके बाद तत्व लिख रखे हैं, फिर उनका प्रतीक, और फिर परमाणु भार। अब जहाँ एक ट्रिक बताऊंगा मैं इन्हें याद करने के लिए, 1 से 20 तक तत्वों का हम परमाणु भार देखेंगे। ट्रिक, जिन पर ट्रिक नहीं लगती है पहले उन्हें देख लेते हैं। मैंने उन्हें गोला करके लिखा है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एक होता है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा हमें। और चौथा परमाणु क्रमांक बेरिलियम, इसका 9 होता है। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 होता है। और इसी तरीके से एक आर्गन है 18 नंबर का, इसका जो होता है 40 होता है परमाणु भार। अब हम ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जैसे जिनका परमाणु क्रमांक, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक एक सम संख्या है, तो उनका परमाणु जो भार निकलेगा, परमाणु क्रमांक जो है उनका, उसका दुगना करने से। अगर सम संख्या है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, एक सम संख्या है, तो परमाणु भार निकालने के लिए हमें इसका दुगना करना पड़ेगा, यानी कि दो का दो गुना करना पड़ेगा। तो दो का दो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, चार। तो इसका हम परमाणु क्रमांक लिख देंगे चार, इस तरीके से। इसी तरीके से अब आता है छठवां नंबर कार्बन, एक सम संख्या है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, दो गुना, तो होता है 12। ठीक है, इसी तरीके से सम संख्या 88 नंबर ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा 16 डबल। इसी तरीके से 10 नंबर नियोन, इसका होगा दो गुना, तो ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से 12 नंबर मैग्नीशियम, इसका हो जाएगा 12 दूनी 24। इसी तरीके से 14 नंबर सिलिकॉन, इसका हो जाएगा 14
इंटू 2 जो हो जाएगा 28 इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से सल्फर 16 नंबर, इसका भी हो जाएगा 16 इंटू 2 32, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे 20 नंबर ये, तो कैल्शियम का हो जाएगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इस तरीके से। अब अभी हमने देखा कि परमाणु क्रमांक जिनकी सम संख्या है उनका अगर हम परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर देंगे तो हमें परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर परमाणु क्रमांक जिन तत्वों का क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार ए के लिए हम करेंगे z यानी कि परमाणु क्रमांक का दुगना प्लस 1, क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक का दुगना प्लस 1। यहाँ हमने क्या किया, परमाणु क्रमांक का दोगुना करेगा सम संख्या के लिए, यहाँ करेंगे हम परमाणु क्रमांक का दोगुना प्लस 1, ठीक है। जैसे अब ये तीसरे नंबर का है लिथियम, इसका होगा जैसे परमाणु क्रमांक 3 है, 3 का हम दोगुना करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ठीक है, इस तरीके से। अब बोरॉन है 5 नंबर का, इसका भी हम करेंगे 5, परमाणु क्रमांक 5 का दोगुना प्लस 1 यानी कि 11 इस तरीके से। इसी तरीके से फ्लोरीन 9 नंबर का 9 इंटू 2 प्लस 1 यानी 9 दूनी 18 19 इस तरीके से। अब इसी तरीके सोडियम है 11 नंबर का, तो इसमें होगा 11 दूनी 22 प्लस 1 यानी कि 23 इस तरीके से। अब इसी तरीके से एल्यूमिनियम का हम दोगुना 13 का दोगुना प्लस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1 27 इस तरीके से। फास्फोरस 15 नंबर 15 इंटू 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 31 इस तरीके से। अब 17 जो है क्लोरीन, 17 इंटू 2 प्लस 1 35 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 35.5 होता है, तो ये याद रखना 35.5, ठीक है, इसे याद रखना एग्जैक्ट, लेकिन 35.5 होता है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से 17 दूनी 34 प्लस 1 35 आ रहे हैं। अब देखते हैं पोटेशियम का, ये होता है 19 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 39 इस तरीके से। परमाणु क्रमांक जिनमें ट्रिक नहीं लगती वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, और बेरिलियम पर ट्रिक नहीं लगती इसका होता है 9, नाइट्रोजन पर ट्रिक नहीं लगती इसका होता है 14, और इसी तरीके से ऑर्गन पर ट्रिक नहीं लगती इसका होता है 40। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। बाकी ट्रिक क्या है, अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसका दोगुना करके हमें परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक किसी तत्व का विषम संख्या है उसका दोगुना करके 1 जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु भार मिल जाएगा। इतना हो गया 20 तक के लिए। 20 तक के लिए आगे ये ट्रिक काम नहीं करती है, आगे ये ट्रिक काम नहीं करती है, केवल 20 तक के लिए मैंने ये बताया, इतने ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार जो हमें याद करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे परमाणु क्रमांक 26 लोहा होता है, Fe इसका प्रतीक होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 56। इसी तरीके से 29 कॉपर Cu का जो परमाणु भार होता है वो होता है 63.5, और जिंक का होता है 65.3, 47 सिल्वर का जो होता है वो होता है 108, और आयोडीन का जो 53 है इसका होता है 127, और इसी तरीके से जो ये गोल्ड है 79 इसका होता है 196.96, और मरकरी का होता है 200.59, और जो लेड पीबी का होता है, लेड पीबी का जो होता है वो होता है 207.2 परमाणु भार। एक इसमें ब्रोमीन भी ऐड करना है, ब्रोमीन का भी लिख लीजिए। अब ब्रोमीन का पहले ही लिखना था वैसे 30 के बाद, लेकिन अब यहीं लिख देता हूँ 35 होता है इसका परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का, ठीक है। इसे Br इसका प्रतीक होता है, इसका जो होता है इसे ऊपर लिखना था वैसे, इसका जो होता है ब्रोमीन का होता है 79.904, ये होता है ब्रोमीन का। हमने देख लिया परमाणु भार। अब हम देखेंगे अणुभार। परमाणु भार की सहायता से ही हम क्या निकालते हैं, अणुभार। जैसे हमसे कह दिया H2O का अणुभार निकालो, किसका, H2O का अणुभार। अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन का 1 होता है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन का परमाणु है कितना? 1। तो हो जाएगा ये 2 प्लस 16 जो होता है 18। और इसका जो यूनिट होती है यू। ठीक है, क्या किया? H2O का अणु भार H का भार होता है 1। और H के जो परमाणु है वो 2 हैं, तो 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, 16 1 to 1। तो 2 प्लस 16 18 यू इसका होता है यूनिट। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसी तरीके से H2SO4। हमें कह दिया कि H2SO4 का अणुभार निकालो। H2SO4 का अणुभार H का जो होता है 1 और H के परमाणु कितने हैं? 2। सल्फर का होता है 32 और सल्फर है 1। और ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इस तरीके से तो 2 प्लस 32 और 16 चक्को 16 दूनी 32 16 48 16 दूनी 32 16 48 16 चक्को 64 64 32 और 2 64 32 और 2 4 2 6 2 8 6 3 9 तो 98। तो कितना हो गया? 98 यू। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तीसरा 98 यू। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं NaOH का। ठीक है, NaOH का निकालो। सोडियम 1 है, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 का होता है 16 इंटू 1 और प्लस हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 जो होता है 40, जो किसके बराबर होता है? 40 यू के बराबर। तो इसका 40 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अणुभार निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्व नहीं है। क्रोमियम, लोहा, कैल्शियम या जल। क्रोमियम तो एक तत्व है जिसका प्रतीक Cr होता है। लोहा भी एक तत्व है जिसका प्रतीक Fe होता है। कैल्शियम भी एक तत्व है जिसका प्रतीक Ca होता है। लेकिन जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। यौगिक, यौगिक जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन है, दूध है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या A व B दोनों है, या कोई नहीं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध से अब उसके अवयवों को अलग किया जा सकता है। दूध से हम घी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, H2O का अणुभार है। तो इसका H2O का अणुभार निकालना है। H के कितने परमाणु हैं? 2। H का जो परमाणु भार होता है 1 होता है। H के परमाणु कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16 और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1। तो 16 इंटू 16 प्लस 2 18 यू, यानी कि 18। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में हमने देखा पदार्थ वाला चैप्टर कंप्लीट किया। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।